माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी हमने क्लास 12th में जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके पहले वीडियोस में मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एक्सप्लेन किए हुए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये जो चैप्टर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स का रहता है। तो चलो आज के क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नाम वीबीटी ये आपने क्लास 11th में चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टडी कर चुके हैं। वहां पर हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टर्म्स में क्या एज्यूम्शंस है, किस तरीके से हमें समझाते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि वहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। किसके किसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? देखो ध्यान से, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मेटल और लिगैंड के बीच में। लिगैंड्स क्या होते हैं? लिगैंड एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होता है या फिर एटम्स होते हैं जो किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। और किसको डोनेट करते हैं? मेटल को डोनेट करते हैं। सो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, in coordination compound there is a formation of metal ligand bond and this metal ligand bond जो है यही आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। अब हम आते हैं हम इसके लिए सेकेंड पॉइंट की तरफ। सो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि अगर कोई मेटल एटम है जिसके पास में कोई लिगैंड आ रहा है, वो रेडी है अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए, तो क्या करता है सेंट्रल मेटल एटम? क्या करता है सेंट्रल मेटल एटम जो है मेक्स अवेलेबल, वो क्या करता है आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को एम्प्टी स्पेस अवेलेबल करवा देता है। डी ऑर्बिटल्स में एम्प्टी स्पेस अवेलेबल करवा देगा ताकि वो क्या बना सके? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हमें पहले ही पता है कि क्या करता है। अगर किसी के पास में कोई शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग के लिए नहीं हो तो शेयर्ड बाय वन बट contributed by one but shared by two, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं या फिर सेंट्रल मेटल क्या करता है? अगर उसको पता चला कि कोई लिगैंड आ रहा है तो उस लिगैंड के लिए अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स, तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स को अवेलेबल करवाता है। कैसे करवाता है? ये हम थ्रू एग्जांपल्स जो है अभी मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो, अगर किसी ने एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कर दी है तो वो क्या करता है? वो इन सभी ऑर्बिटल्स को मिक्स करके एक न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उन न्यू ऑर्बिटल्स को कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके पहले भी हमने पढ़ चुके हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये स्पेसिफिकली बेस्ड रहती है कोवैलेंट बॉन्डिंग पे, और सेकंड जो रहती है वो होती है हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम जैसे ही देखता है कि लिगैंड कोई आ रहा है तो उसके लिए स्पेस खाली करके रखता है कि भाई वो लिगैंड आएगा और उस स्पेस में आकर अपना बॉन्ड, अपने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा और बॉन्ड बनाएगा। अब क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, इन सभी ऑर्बिटल्स के अपने डिफरेंट शेप्स होते हैं। अब ये डिफरेंट शेप जैसे s ऑर्बिटल का स्पेरिकल होता है, p ऑर्बिटल का डम्बल होता है और d ऑर्बिटल का तो आपको पता है क्लोवर लीफ शेप होता है। और ये तो इन सभी ऑर्बिटल्स के डिफरेंट शेप को ना देखते हुए उन सबको कंबाइन करके न्यू ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं और उन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है उनको? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखो, अगर किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देखो 4 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन के अंडर को जाते हैं वो भी हम बता देंगे। यहां पर क्या है? ये हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या आ जाएगा? शेप। तो देखो, जिसका ऑक्सीड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंडर जाते हैं, या तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे उस वक्त पे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, या फिर dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो sp3 एंड dsp2 जो होते हैं इनके शेप क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे देखो, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो उसका शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। ठीक है, टेट्राहाइड्रल शेप कैसे होती है हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3 और उसका शेप रहेगा टेट्राहेड्रल। अब हम देखते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का 4 है तो वहां पॉसिबिलिटी है
कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो। कौन सा? DsP2। ये हमने क्लास 11th में नहीं पढ़ा हुआ है, DsP2 हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है और उसका शेप होगा फिर स्क्वायर प्लेनर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो वो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन के तरफ। किसके तरफ जाएगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का शेप होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, और ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होगा? sp3d2। कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2 या फिर d2sp3 होगा। देखो दोनों में फर्क है, क्या फर्क है वो अभी हम थ्रू एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। तो ये हो जाएगा sp3d2 और d2sp3, और इन दोनों का शेप जो रहेगा वो होगा ओक्टाहेड्रल। सो दोनों सिचुएशन में अगर किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो डेफिनेटली उनका शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। सिर्फ हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। सो स्टूडेंट, और आपको ये भी देखना है, अगर आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका एक्सप्लेन करना है तो VBT ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, या फिर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं हम? पैरामैग्नेटिक कहते हैं। हम जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तब हम देखेंगे कि क्या कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है या 4 है। उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो वीकली पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है या फिर नहीं। बट अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर मैं इसे लिख लेती हूँ अदरवाइज वो कंफ्यूजन होगा। हमने कहा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा। और अगर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास में 2 एग्जाम्पल्स है। चलो इस एग्जाम्पल्स का अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो आपको इसका नेम जो है वो इजीली लिखते आ जाएगा। तो फर्स्ट कंपाउंड का नेम क्या होना चाहिए? चलो अभी हम इसको समझ लेते हैं और फिर इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिखा उसको कैसे लिखते हैं हम? यहाँ 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम इसका नाम लिखेंगे हेक्सा। हेक्सा, और ये क्या है? अमाइन है, तो हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन। और ये क्या है? क्रोमियम, तो सीधे सीधे लिखेंगे हेक्सा अमाइन क्रोमियम। और मुझे इसको पता चल जाएगा देख के कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +3 है, और ये क्या है? आयन है। चलो अभी हम इसका देखते हैं कि इनके किस तरीके से हम VBT को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर सेंट्रल मेटल कौन सा है? यहाँ पर सेंट्रल मेटल जो है वो है क्रोमियम। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो क्रोमियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है पता होना चाहिए आपको। एटॉमिक नंबर कितना है? 24। तो ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो अभी हम देख लेते हैं। और स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर आप किस किस का कॉन्फ़िगरेशन लिखो? 3D का लिखना है, और 4s का लिख सकते हैं हम, और 4p का भी लिख सकते हैं। तो 3D का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो, अगर आपको देखना है तो आप रफ में यहाँ पर लिखकर देख सकते हो कि किस तरीके से आता है। 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, और ये आ जाएगा 4s2। देखो यहाँ पर 20 हो गए, और ये 3d4, बट ये क्रोमियम है इसीलिए ये होगा 4s1, और ये आ जाएगा 3d5। सो मैं यहाँ पर इसके प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन लिख लेती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ओके, सो देखो यहाँ पर जब आप लिख रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ग्राउंड स्टेट में इसका कितना है? 1 2 3 4, और एक और ड्रॉ करना है। यहाँ पर यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं z = 24 यहाँ लिखती हूँ, और एक यहाँ पर बढ़ा दिया हमने। ठीक है, चलो देखो अभी ये क्या हुआ? 5 हुआ, यहाँ 1, और ये एम्प्टी है। ये तो क्या हुआ? ग्राउंड स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम की? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +3 है। कैसे पता चले हमें? यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ली है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो यहाँ पर इस तरीके से लिखो इसको। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन +3 इट मीन्स गिवन, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन। तो यहाँ से कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे? पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास में वैकेंट प्लेसेस कौन से? ये 3D है, ये 4s है, और ये 4p है। तो ये 2d
एक S और 3 P मिलाकर ये जाते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया ये? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स लिख लेते हैं। कौन कौन से होता है? सबसे पहले तो हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम में भी ऐसा ही आता है, आपको एग्जाम में भी एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स विच आई एम राइटिंग राइट नाउ। सो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नेटिक नेचर भी लिख लेंगे हम इसको, और नेक्स्ट जो लिखेंगे इसका शेप भी लिख लेंगे कि शेप क्या होता है, और फोर्थ पॉइंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मैं आपको समझाती हूं कि ये नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो चलो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने देखा कि ये कौन सा है? D2sp3। इट मीन्स हमारे पास 6 NH3 मॉलिक्यूल है, तो यहां पर ये NH3 मॉलिक्यूल जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर ऑक्युपाई कर लेंगे। देखो इस तरीके से 6 NH3 मॉलिक्यूल यहां पर ऑक्युपाई हो जाएंगे अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को देके, और इस तरीके से वहां पर बनेगा मेटल लिगैंड बॉन्ड, जो होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वन एज्यूम्शन। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने लिख लिया, D2sp3 होता है। मैग्नेटिक नेचर, अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं वो पेयर्ड है या फिर नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ये पेयर्ड तो बिल्कुल नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम इसका नेचर कहेंगे पैरामैग्नेटिक। ये कैसा नेचर होता है इसका? पैरामैग्नेटिक होता है। अब देखते हैं शेप, देख लेते हैं हम। शेप पे क्या है? D2sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अभी 2 मिनट्स पहले हमने जो थ्योरी देखी उस थ्योरी में हमने देखा हुआ है। अब नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, अब ध्यान से देखो, अगर D जो है, अब हमने यहाँ 3D इन्वॉल्व किया, जबकि लास्ट शेल कौन सा है? 4th लास्ट शेल है। इट मीन्स हमने इनर D ऑर्बिटल यूज किया, मैंने 4D ऑर्बिटल यूज नहीं किया है। अगर हम 4D ऑर्बिटल यूज करते हैं तो मैं बताऊंगी कि क्या होता है, बट यहां पर हमने 4D ना करते हुए हमने 3D किया है, इसीलिए नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रहेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके क्या कहा जाता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अंदर वाला जो D है, जो लास्ट शेल के बिफोर वाला D है, उसमें से हमने उसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किया। सो जब भी आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा उस वक्त पे आपको एग्जाम में ये सभी नेचर जो है वो पूछा जाएगा। अब आते हैं हमारे एक और एग्जाम्पल की तरफ। अब देखो इस एग्जाम्पल में, चलो इसका नेम लिख लेते हैं पहले। ये क्या है? हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन। ठीक है, ये है इसका नेम। चलो अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयरन से। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z इज इक्वल टू कितना होता है? नीचे लिख लेते हैं 26। ये क्या ग्राउंड स्टेट में है, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है। चलो अभी अगर ये ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 26 का कैसे होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ 20 हो गया है और ये 26। ठीक है, तो आप लिख लो यहाँ पर D के 5 ब्लॉक्स बनेंगे। एग्जाम में ये बनाने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव में आता है ये क्वेश्चन, और आपको 2 या 3 मार्क के लिए आएगा क्योंकि आपको ये ड्रॉ भी करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, सो आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लो। कितने हैं? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 3D में कितने हैं? 6। सो 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पर आयरन की जो है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो आपको देखना है। ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखना है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 है, तो हम ये कहेंगे Fe3 पॉजिटिव आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सो यहाँ पर इस तरीके से लिख लो, पहले 5 फिर 1 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये कौन सा है? 4s है, ये 4p है और यहाँ पर 3d आएगा। अब देखो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे Fe3 प्लस करने के लिए। पहले तो ये 2 निकल जाएंगे, तो ये एम्प्टी हो जाएगा और साथ में ये 1 निकलेगा। तो यहाँ पर बचे हैं हमारे पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है कि आने वाला जो है, अब इन्होंने अपने आप को, हमने क्या कहा था वीबीटी में, हमने क्या पढ़ा हुआ है
वीबीटी में हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल एटम जो रहता है ये आने वाले लिगैंड के लिए स्पेस खाली करके रखता है। क्या करता है? आने वाले लिगैंड के लिए स्पेस खाली करके रखता है। और ये जो मेटल एटम ये देख रहा है, कौन आने वाला इंसान कौन है? Cn नेगेटिव है। तो जैसे ही वो देखता है कि ये आने वाला तो क्या है? Cn नेगेटिव है। और अगर Cn नेगेटिव है तो ये क्या करता है? देखो ध्यान से, ये Cn नेगेटिव क्या होता है? इसको स्ट्रॉन्ग लिगैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? Cn को स्ट्रॉन्ग लिगैंड कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कह सकते हैं, वीक फील्ड भी लिगैंड कह सकते हैं। और आपको अगर बहुत ही सरप्राइज होंगे कि इन्होंने ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट यूज करा, बट वीबीटी का ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स एंड व्हाट इज वीक फील्ड लिगैंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से समझते हैं, जो कि मेरे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं। अभी तो आपको ये याद रखना है कि Cn नेगेटिव क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो जैसे ही आयरन देखता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये क्या करता है? पेयरिंग कर लेता है। क्या कर लेगा? ये पेयरिंग कर लेगा। और पेयरिंग करने के बाद में किस तरीके से पेयरिंग करता है? देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड होकर यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड होकर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, पेयर्ड होकर आ गए इधर, और यहां पर उन्होंने वैकेंट कर दी है जगह। किसके लिए? Cn नेगेटिव के लिए। तो जैसे अब देखो, इसने क्या कर दी? यहां वैकेंट जगह कर दी, तो ये क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और यहां कौन आएगा? Cn नेगेटिव। यहां पर भी Cn नेगेटिव। ये सभी क्या होंगे? Cn नेगेटिव जो है ये ऑक्युपाई करेगा। अब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन से है और वीक फील्ड लिगैंड कौन से? ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा जब आप नेक्स्ट वीडियो स्टडी करोगे, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब तक तो आपने ये पूरे वीडियोस आराम से स्टडी कर चुके होंगे। ठीक है, तो अभी हम याद रखेंगे Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है और इसीलिए वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। सो स्टूडेंट, ये क्या सभी पॉइंट्स हम लिख सकते हैं क्या? इसके लिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ। यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, करेक्ट। यहाँ पर देखो एक ही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि वीकली पैरामैग्नेटिक। ये कैसा है? वीकली पैरामैग्नेटिक है। वीकली क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड है। फिर आएगा शेप, तो सभी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी इन सबकी ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। और ये देखो, अब ये डी फिर से अंदर वाला ही डी यूज हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं हम इसको? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया है कि हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे किस तरीके से हम लिख सकते हैं उनका नेचर, उनका इट मींस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नेचर जो है हम इजीली लिख सकते हैं। चलो अभी हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें एक और कॉन्सेप्ट जो है इसका अच्छे से समझ में आए। और उस एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूं यहां पर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और वो क्या है? वो है COF। तो ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो कॉम्प्लेक्स लिखा वो सही है या फिर नहीं है। चलो देख लो, यहां पर हमने लिख लिया। अब इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा हेक्साफ्लोरिडोकोबाल्ट। हेक्साफ्लोरिडोकोबाल्ट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये 3 है। चलो कोबाल्ट का कितना होता है? 27। Z इज इक्वल टू 27। इसलिए मैंने कहा था कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए। देखो यहां पर इस तरीके से मैं डी ब्लॉक बना लेती हूँ। ये डी ब्लॉक 3D है, 4s बना लो यहां पर इस तरीके से, और ये बन जाएगा 4p। ठीक है, 4p बन गया है। अब देखो यहां पर हम यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर कितना 27 का करना है, तो ये यहां तक तो 20 तक हो गया था। देखो यहां पर कर लेते हैं, ये 20 तक हो गया और 27। सो हम इसको लिख लेते हैं 4s में 2 है, 3D में कितने हैं? 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए हैं। ठीक है, अब देखो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी है? +3। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके जाएंगे। ठीक,
अब जब तीन इलेक्ट्रॉन इसके जाएंगे, इट मीन्स यहाँ पर देखो कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और यहाँ पर हमें 4s 4p और हम कह सकते हैं 4d भी यहाँ पर एम्प्टी है। अब ये कौन सा है, 3d। अब 3d में क्या हुआ, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इनमें से जाते, तो इसके पास स्टिल इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये सेंट्रल मेटल एटम ये देखता है कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या फिर वीक फील्ड लिगैंड है। उसके बेसिस पे ये सोचेगा कि मुझे पेयरिंग कैसे करनी है, क्या मुझे पेयर अप होना है या फिर नहीं। तो कोबाल्ट ये देखता है कि आने वाला तो वीक फील्ड लिगैंड है, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड था, ये कैसा है, वीक फील्ड लिगैंड है। और वीक फील्ड लिगैंड होने की वजह से ये पेयरिंग अप नहीं करता, और जब ये पेयरिंग नहीं करेगा तो 4s 4p और 4d आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और वो बनाएंगे sp3d2। कौन सा बनाएंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। और यहां पर इन सभी पे हम ये कह सकते हैं, इन सभी पे कौन सा आएगा, f जो है ये अपने आकर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर पेयरिंग अप करवाएगा, यहाँ पर कॉर्डिनेटल लिगैंड बॉन्ड बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं वही 4 पॉइंट्स आराम से हम लिख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ हमारा, sp3d2 हुआ। और अगर हम नेचर देखें, इसका मैग्नेटिक नेचर देखें तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक नेचर कैसा है, ये मैग्नेटिक नेचर में हमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है और अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए हम इसको कहेंगे स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक। ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक हुआ, क्योंकि काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड है। फिर हम देखते हैं इसका नेचर कैसे होता है, और इसका शेप कौन सा होगा, sp3d2 है तो शेप जो है ये ऑक्टाहेड्रल होता है। और अब हम देखते हैं नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स में हमें ये देखना है कि d ऑर्बिटल कौन सा, यहां पर देखो 3d इन्वॉल्व नहीं हुआ, 4d इन्वॉल्व हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सो स्टूडेंट, इस तरीके से जो है हम वीबीटी के एप्लीकेशंस को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल लेकर। सो स्टूडेंट, आई होप आज के क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप इसके नोट्स देखिए, नोट्स में से एक बार रीड कीजिए और फिर उसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के साथ कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। सो स्टूडेंट, इस तरीके से जो है हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।